हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे थे, तो उस सीरीज़ में हम लोग का ये दूसरा वीडियो है। और ये एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोगों ने क्लास 7 से स्टार्ट किया है, साइंस विषय से। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 को किया था, पौधों में पोषण या पादपों में पोषण आप लोग बोल सकते हैं। तो आज है सेकेंड चैप्टर, प्राणियों में पोषण। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं। और इसमें हम लोग एकदम डीप स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मेन हाईलाइटेड पॉइंट को ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि हम लोगों ने पादपों में पोषण को पढ़ा था, तो उसी प्रकार प्राणियों में भी पोषण होता है। तो इसमें अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें एक होता है पाचन, ठीक है। प्राणियों में जो पोषण होता है उसमें एक टर्म है पाचन। तो पाचन हम लोग देखते हैं क्या है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जैसे कि जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ, इसको सरल पदार्थ में अगर ये टूट जाते हैं, विखंडन इसका होता है, तो उसी को पाचन कहते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया है, जिसके मदद से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर इसी पाचन तंत्र से आपको समझ में आ जाएगा और सबसे मेन पॉइंट यहीं पे है। ओके, तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो मनुष्य में पाचन के लिए एक पाचन तंत्र होता है, तो इसके द्वारा ही पाचन की क्रिया संपन्न होती है हमारे शरीर में। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख गुहिका के द्वारा मुंह से ग्रहण करते हैं ना, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं मुख गुहिका। ओके, और यहाँ पे हम लोग का होता है दांत और जीभ वगैरह, और यहाँ पे होता है लार ग्रंथि, जहाँ से हम लोग का लार रस निकलता है। तो यही से मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार रस निकलता है, जो कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया, लार क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ओके, उसके बाद भोजन जब आगे बढ़ता है तो ये ग्रसिका में आता है। ये एक लंबी पाइप होती है, नली होती है, जिसको ग्रसिका कहते हैं। तो भोजन जब यहाँ से नीचे आता है, तो नीचे किस माध्यम से आता है, जब ये मांसल संरचना होती है उनमें संकुचन होता है, जिसकी वजह से भोजन जो है नीचे की ओर गति करता है। ओके, जब भोजन नीचे आता है तो ये यहाँ आके अमाशय में एकत्रित हो जाता है। अमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अमाशय क्या होता है, जे शेप का होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग। और अमाशय में HCl एसिड और कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं। HCl एसिड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, भोजन के साथ आए जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, जैसे कीटाणु वगैरह होते हैं, वो उसको नष्ट करने में सहायता करते हैं। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, उसके बाद हम लोग यहीं पे देखते हैं एक यहाँ पे रेड कलर का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत मीन्स लीवर। ओके, यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है हमारे शरीर की, तो वो हो जाएगा यकृत मीन्स लीवर। और ये भूरा लाल रंग का होता है, ये बुक में दिया गया है। और यकृत जो है पित्त रस स्रावित करता है। ओके, पित्त रस स्रावित करता है, और ये जो रस है पित्त रस पित्ताशय में जमा होते रहता है, जो कि वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा मीन्स फैट का पाचन करने में। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग का होता है। ये भी कुछ एंजाइम, ये सब जो रस है वो स्रावित करता है, और ये जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ओके, जो आपका यकृत था, मतलब यकृत से जो पित्त रस स्रावित होता है वो फैट मतलब वसा को पाचन करने में सहायता करते हैं, और जो अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, रस निकलते हैं, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करते हैं। ओके, अब भोजन आगे की ओर बढ़ता है, यहाँ से अमाशय से आगे की ओर बढ़ता है, तो ये छोटी आंत में आता है। ठीक है, छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं। और देखिए, छोटी आंत जो होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबी होती है, और भोजन का जो मेन पाचन होता है वो यहीं पे होता है। और छोटी आंत के अंदर उंगली जैसे संरचना होती है ना, उंगली जैसे इस टाइप का संरचना होता है, आपके बुक में भी ऐसे दिया गया है, होता है, जिसको हम लोग रसांकुर कहते हैं। रसांकुर या फिर दीर्घ रोम भी कहते हैं उसको। ओके, यहीं पे भोजन का जो है मेन पाचन होता है, और यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है, ये यहाँ पे रक्त वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन ब्लड में चला जाता है और शरीर में अन्य जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता करता है। ओके, और रसांकुर जो होता है वो जैसे उंगली जैसे संरचना होती है ना, ये फैलता है, मतलब ये जो है भोजन को एक क्षेत्रफल प्रदान करता है उसको पचाने के लिए। ओके, तो रसांकुर के बारे में इतना काफी है इस चैप्टर में। और आगे देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। ओके, तो बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन इसको बड़ी आंत कहा गया है क्योंकि ये ऐसा बड़ा है,
यहाँ देख सकते हैं इसका आकार। तो इसमें जो होता है बड़ी आंत में जल और लवण का अवशोषण होता है, ठीक है। और जो भोजन नहीं पचा है, जैसे कि यहाँ पे तो सारा भोजन पच गया, लेकिन जो अतिरिक्त भोजन होते हैं जो नहीं पचे गए हैं वो ठोस के रूप में इधर से आने लगते हैं, ठीक है। वो भोजन ठोस के रूप में यहाँ पे आके मलाशय में जमा हो जाते हैं, ठीक है। और मलाशय में जमा हो जाते हैं जो समय समय पर यहाँ गुदा के माध्यम से निकाल दिए जाते हैं मल के रूप में, ओके। तो इस तरह से आपका शरीर का पाचन तंत्र काम करता है। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अब आगे देखते हैं। घास खाने वाले जंतु भोजन को रुमेन में स्टोर करते हैं, ओके। जैसे कि गाय भैंसों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने भोजन करते हैं और बार बार मुंह चलाते रहते हैं, है ना, जिसको जुगाली कहते हैं। तो वो जल्दी जल्दी भोजन को, जैसे कि घास है, उसको मुंह में इकट्ठा करके जैसे कि निगल जाते हैं डायरेक्ट, ओके। जल्दी जल्दी उसको जब उस टाइम नहीं चबाते हैं, जैसे कि घास को जल्दी जल्दी खा के उसको डायरेक्ट निगल जाते हैं और उसको रुमेन में स्टोर करते हैं, ओके। रुमेन में अंदर जो अमाशय होता है वो 4 भाग में बटा रहता है। ये जंतु जैसे घास खाए, भोजन खाए, तो वो पहले निगल जाते हैं, तो उसमें भोजन आंशिक रूप में अंदर में पचता है, और बाद में वो जब ऐसे बैठे रहते हैं तो अंदर से फिर वो भोजन को लाते हैं अपने मुंह में और जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते, चबाते रहते हैं और उसको फिर अंदर ले जाते हैं, और तब उनका पूर्ण पाचन होता है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा इस टाइप का ऐसा संरचना होता है जिसका कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं होता है, और ये इसके अंदर केंद्रक होता है, क्योंकि यही कोशिकीय जीव है तो पूरा ये रहता है। और इसके ये सब जो होते हैं ये पैड होते हैं, इसके ही द्वारा ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो अपने पैरों को ये बढ़ा के भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और अंदर मतलब ले जाता है भोजन को। तो इस तरह से ये भोजन को ग्रहण करता है। अगला हम लोग देखते हैं स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश को एक बॉक्स में दिया गया था, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो स्टारफिश अपने मुख से अमाशय बाहर निकाल के जंतु को खाती है। तो ये थोड़ा सा अजूबा टाइप का चीज है, तो आप लोग इसको जानिए। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को खाती है। कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो जंतु होते हैं जिसके अंदर वो कोमल मतलब उसका पार्ट होता है, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो कवच उसको हटा के और अपने जो अमाशय बाहर निकाल के उसको जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको खाती है। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक और पॉइंट है, मनुष्य में दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो मनुष्य में दांत है जो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, कैनाइन, प्रीमोलर और दाढ़। जो सबसे फ्रंट वाले जो आपके दांत होते हैं उसको कृंतक कहते हैं, जिसको भोजन को काटने का इससे काम किया जाता है ना। कैनाइन जो आपके साइड वाले जो दांत होते हैं उससे जो चीरने फाड़ने का काम किया जाता है। प्रीमोलर इससे चबाने का काम किया जाता है, चबाने और पीसने का। और दाढ़ से भी चबाने और पीसने का ही काम किया जाता है, बस थोड़ा थोड़ा ये अलग शेप का होता है, ओके। तो इस तरह से आपका जो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके द्वारा आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा है क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगला है पाचन तंत्र के सबसे अगले भाग को कहते हैं। तो सबसे आगे वाला भाग को क्या कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं ना। पाचन तंत्र का जो डायग्राम दिखाया है उसमें सबसे ऊपर में जो रहता है वो मुख गुहिका होता है, ओके। अगला है जीव का कार्य निम्न में से कौन है, मतलब क्या होना चाहिए जीव का कार्य? यह बोलने में सहायक है, जो कि सही है। यह भोजन में लार मिलाने का कार्य करता है, जो कि सही है। यह स्वाद पता लगाने का कार्य करता है, ये भी सही है। या इनमें से सभी, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है जिसे डैश कहते हैं। तो उंगली की संरचना जो रहती है वो अभी हम लोग ने पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, रसांकुर कहते हैं या फिर दीर्घरोम भी कहते हैं, ओके। अगला है मनुष्य के मुख में कितने प्रकार की दांत होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगला है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को अमाशय में किसकी सहायता से नष्ट किया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है अमाशय में एक टाइप का अम्ल होता है जिसके द्वारा भोजन में आए अवांछनीय पदार्थों को, जो कीटाणु ये सब होते हैं, उसको नष्ट किया जाता है अम्ल के द्वारा। वो अम्ल क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है नीचे 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और मसले हुए आलू, ग्लूकोज घोल, ब्रेड का एक टुकड़ा या सरसों का तेल, मतलब ये दिया गया है। आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग देगा? तो देखिए आयोडीन के साथ हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जब मिलाते हैं तो वो पर्पल कलर का, मतलब नीला काला रंग का वो देता है रिजल्ट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में होगा, उबले हुए आलू या मतलब ये आलू में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर ब्रेड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आपको 1 और 3 हो जाएगा करेक्ट, ओके। अगला है निम्नलिखित में से दांतों का कौन सा जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? तो कौन सा होता है, दाढ़ और प्रीमोलर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है दाढ़ और प्रीमोलर। अगला है नीचे दिए गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं?
ग्रास नली, बरी आंत, मलाशय, जो कोई पाचन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ही वाला हो जाएगा सही। अगला है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर किसके कारण जाता है? पेशीय जीव द्वारा प्रदान किया गया बल, या भोजन के साथ लिया गया पानी का प्रवाह, या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, या भोजन नली की दीवार में मांसपेशियों का संकुचन। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, भोजन नली की दीवार में मांसपेशियों का संकुचन। अगला है पेट में मौजूद एसिड, जो कि क्या है, HCl एसिड, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, जो कि करेक्ट है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला है अमीबा की उंगली जैसी वृद्धि भोजन ग्रहण करने में मदद करती है, हालांकि मानव आंत की उंगली जैसी वृद्धि से मदद मिलती है। किसमें मदद मिलता है? तो वो जो रसांकुर होता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। ओके। है छोटी आंत के विलाई मतलब विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। विली कहते हैं रसांकुर को, ओके, इंग्लिश में कहते हैं इसको विली। ओके, तो इसके बारे में देखिए क्या है, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, उनकी सतह के करीब पतली और छोटी छोटी रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, जो कि सही बात है। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। वे उंगली जैसे प्रक्षेपण है। उन कथनों की पहचान करें जो विली को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका? देखिए, उनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, ये भी सही है, और वे उंगली जैसे प्रक्षेपण है, ये तो पता ही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1, 2 और 4। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अमीबा के नकली पैर का उपयोग किया जाता है केवल चलने में, केवल भोजन पर कब्जा करने में, या भोजन और चलने पर कब्जा करने दोनों में। ओके। अगला है लाड़ में मौजूद एंजाइम परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने में, या स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है लाड़ से जो एंजाइम निकलते हैं, लाड़ रस, वो क्या करते हैं? स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देते हैं। ओके। प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है? प्रोटीन के पाचन में अग्नाशय से जो रस निकलते हैं, और वसा के पाचन में पित्ताशय से जो पित्तरस निकलते हैं। अगला है जुगाली करने वाले जानवरों के भोजन को जुगाली करने वाला नाम दिया गया है क्योंकि निगला हुआ और बिना पचा हुआ, निगल लिया और आंशिक रूप से पच गया, ठीक से चबाया गया और आंशिक रूप से पचाया गया, ठीक से चबाया गया और पूरी तरह से पच गया। तो देखिए क्या करते हैं वो लोग, पहले तो निगल जाते हैं ना, घास को पहले ऐसे ऐसे काट के निगल जाते हैं, और वो जो होता है आंशिक रूप से पच जाता है। बाद में है वो वापस से मुंह में लाके उसको चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। जुगाली करने वाले में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वो निगलते हैं, फिर आंशिक पाचन होता है, फिर जुगाली करते हैं वापस से भोजन को अपने मुंह में लाके, है ना, जुगाली चबाना, उसके बाद फिर पूर्ण पाचन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ओके। अगला है सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश का अच्छा स्रोत है क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी नोट करने वाला है कि मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो मौजूद नहीं होता है, इसलिए जो मनुष्य है वो लोग मतलब घास वास ये सब उनको नहीं पच पाएगा क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट हो जाता है। ओके, सो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में हाईलाइटेड पॉइंट के द्वारा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया एंड कुछ क्वेश्चंस को भी कर लिया, जिसके द्वारा हम लोग का इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे सभी को।